वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग EMRS का PGT इकोनॉमिक्स का जो कल एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन पेपर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD पर मिल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि आपके अब चंडीगढ़ PGT का एग्ज़ाम हो या RPSC का जो PGT एग्ज़ाम है वो आने वाले टाइम में अब आएंगे और आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना वो समझ आएगा। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला गया है। इफ़ द कंज्यूमर इनकम इज़ इक्वल टू 200, अगर एक कंज्यूमर की इनकम 200 रुपये है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 20 रुपये, वाई कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है और आपको इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बजट लाइन में होते हैं उनमें वैल्यूज़ जो है बतानी है कि अगर एक कंज्यूमर सारी की सारी इनकम वाई कमोडिटी पे खर्च करता है तो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है और एक्स कमोडिटी पे खर्च करता है तो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको बजट लाइन बनानी है। इस बजट लाइन में ये आपको OX है आपका, ये आपका OY है। अब आप देखो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी मनी इनकम है उसको प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दो और यहाँ पर जितनी भी आपकी मनी इनकम है उसको प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर एक कंज्यूमर सारी क्वांटिटी वाई की खरीदता है तो कितनी खरीद सकता है, अगर वो सारी एक्स खरीदेगा तो कितनी खरीद सकता है। इनकम आपके पास 200 रुपये ही है, वाई कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है, तो यहाँ से आपको पता लगा कि वो 20 क्वांटिटी खरीद सकता है। यहाँ पर भी इनकम आपकी 200 है, एक्स कमोडिटी का प्राइस आपके पास 20 है, तो आपको क्या समझ आया कि आप एक्स की 10 क्वांटिटी खरीद सकते हो अगर आप इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल रहे हो, और वाई की क्वांटिटी कितनी खरीद सकते हैं, 20 खरीद सकते हैं अगर सारी की सारी इनकम कंज्यूमर वाई कमोडिटी पे लगाता है। तो गुड एक्स की 10 क्वांटिटी और गुड वाई की 20 क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे करेक्ट फॉर्मूला पूछा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो आप लोगों को पता है मांग की कीमत लॉज का फॉर्मूला होता है कि प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ये आपको ये गिवन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ शॉर्ट रन टोटल प्रोडक्ट अगर आपका मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको बताना है कैसा होगा। तो आप देखिए हमने ये वाले क्वेश्चन एस्टेट में काफ़ी सॉल्व किए हैं कि जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो सीमांत उत्पादन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ़ एक्स और वाई कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं, तो आपको इंडिफरेंस कर्व की शेप बतानी है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, एल शेप, यू शेप। तो आपको पता है जब हमारी वस्तुएं प्रतिस्थापक वस्तुएं होती है कि एक गुड नहीं मिली तो आप दूसरी गुड को कंज्यूम कर लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपका जो IC कर्व की शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होगी, कि अगर आप उत्पादन 0 बनाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते, तो आपकी अल्पकाल में जो लागत है कुल लागत वो कितनी होगी। तो हम लोगों को पता है कि शॉर्ट रन समय कितनी छोटी अवधि होती है कि अगर हम कुछ भी उत्पादन नहीं करते तब भी हमें कुल स्थिर लागतें जिसको हम बोलते हैं टोटल फैक्टर कॉस्ट, 0 उत्पादन पर भी हमें ये तो उठानी ही पड़ती है। तो हमारी
टोटल फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होती है, हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर होती है शॉर्ट रन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है सपोज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और किससे, औसत लागत से। अब आपसे पूछा है कि एवरेज कॉस्ट की क्या सिचुएशन होगी, तो हमने क्या करना है, डायग्राम बना के करना है इसको। अब आप देखिए, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो ये वाली सिचुएशन है, यहाँ यहीं पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। और हमें क्या बताना है, इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट कैसी है, तो आप देखोगे इस सिचुएशन में आपकी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है गिवन गुड्स का केस है, डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है। तो आप लोगों को पता है गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो इसीलिए हम कहेंगे इसमें जो डिमांड की जो शेप होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली स्लोप होती है। एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ क्वांटिटी होती है, और लॉ ऑफ डिमांड यहाँ अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है ए राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व अगर है तो क्या होगा। राइट एंगल का मतलब आप समझ गए कि अगर आपका इंडिफरेंस कर्व एल शेप है, एक तरफ आपकी वाई कमोडिटी है, एक तरफ आपकी एक्स कमोडिटी है। ये क्वेश्चन हम स्टैट इकोनॉमिक्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो वस्तुएं पूरक होती हैं तभी आपका इंडिफरेंस कर्व जो बनेगा वो एल शेप बनेगा। क्योंकि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाई की कमोडिटी आपको चाहिए, आपको जितनी वाई चाहिए ना यहाँ उतनी ही आप एक्स लेकर काम चला सकते हैं। ठीक है, तो वही वस्तुएं पूरक होती हैं जो मिलकर एक वस्तु का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व है तो हमारी दो गुड्स बनेंगी कैसी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको केयरफुली रीड करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। पहले ऑप्शन को पढ़िए, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है और उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियो जो है, यहाँ पर बोला है कि जो आपका तटस्थ वक्र होता है ना उसमें जो सीमांत उपयोगिता है और जो कीमत का जो रेशियो है कमोडिटी के वो इक्वल होता है। और आपसे बोला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है यहाँ पर डिमिनिशिंग होती है जब आप संतुलन के पॉइंट पर होते हो। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। वो ये कह रहा है ये आपकी बजट लाइन हो गई, ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। वो ये कह रहा है हमारा इस सिचुएशन में जब हम संतुलन पर होते हैं ना, पहली बात तो ये कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होता है प्राइस रेशियो के, ये तो बात सही है। और दूसरी बात वो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जब हम संतुलन पे हैं उस टाइम आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है वो कैसी है, गिरती हुई है। तो हमें पता है इंडिफरेंस कर्व में हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, डिक्रीजिंग ही होती है। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट को हम अगर पढ़ें उसमें क्या बोला है, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, दो वस्तुओं के संबंध में अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, घटती सीमांत उपयोगिता होती है और आपकी फिर दोबारा से मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो बराबर होता है और हम संतुलन में होते हैं, चाहे दो वस्तुएं हों तीन हों। हमारा सिचुएशन तो यही रहती है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपकी दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है विच वन इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखो, इन अ शॉर्ट रन, अल्पकाल में रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
उत्पादन के जो संसाधन होते हैं उनका जो अनुपात होता है बोला है वो वेरिएबल होता है, बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। स्केल मतलब उत्पादन का पैमाना स्थिर रहता है, लेकिन उत्पादन के संसाधनों का अनुपात परिवर्तनशील रहता है। तो हमें क्या पता है शॉर्ट रन के बारे में कि शॉर्ट रन समय की इतनी छोटी अवधि होती है, हम चाह कर भी उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर कर उत्पादन को बढ़ाते हैं, लेकिन हम उत्पादन के पैमाने को नहीं बढ़ा पाते। आपको क्या समझ आया कि अल्पकाल समय की इतनी छोटी अवधि होती है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो वेरिएबल कर लेते हैं ज़्यादा लेबर लगाकर, लेकिन जो स्केल होता है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, इन अ लॉन्ग रन रेशियो ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स रहता है कि उत्पादन के संसाधनों का अनुपात तो रहता है स्थिर, पर स्केल जो है हमारा वो वेरिएबल रहता है। हमें क्या पता है, दीर्घकाल समय की इतनी लंबी अवधि होती है कि हम चाहें तो उत्पादन के संसाधनों में भी कितना परिवर्तन कर सकते हैं और उत्पादन के पैमाने में भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया, उत्पादन के जो संसाधन होते हैं उनका अनुपात क्या है, फिक्स। तो आपको क्या समझ आया, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग गिवन है। तो आप किसके साथ जाओगे, आपकी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फॉर एन इलिटरेट कंज्यूमर, अनपढ़ व्यक्ति है और अपनी जो न्यूट्रल है किसके बारे में कि उसे कितनी बुक्स लेनी है, और एक्स कमोडिटी वो कहता है कि एक्स जो कमोडिटी है बीइंग अ स्वीट्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अनपढ़ व्यक्ति है जो किताबों को लेकर तटस्थ है और एक्स वस्तु मिठाई है। एक्स वस्तु वो कह रहा है कि मैं मिठाई खरीदूंगा, और वाई वस्तु वो कह रहा है कि उसको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए। इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या बनेगी, अब आप देखिए यहाँ वो कह रहा है ये हो गई उसकी बुक्स, सॉरी स्वीट्स, जिसको वो चेंज करता रहेगा, लेकिन वो अनपढ़ है, उसके लिए बुक्स की उतनी वैल्यू नहीं है। बुक्स उसे कितनी खरीदनी है वो लेकर न्यूट्रल है, तो वाई उसकी बुक्स है, तो एक्स में वो कितना भी चेंज कर सकता है। तो आपके इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी। अब आप देख लेना कौन सा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपको कंजप्शन फंक्शन जो है इकोनॉमी का गिवन है, टैक्स आपको 100 करोड़ गिवन है, और आपसे बोला है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको अब यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टैक्स 100 करोड़ है, इसका क्या यूज़ होगा। यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। और दूसरी बात आपने देखा होगा टैक्स में क्या होता है, एक आपके पास T8 + TY होता है। अगर आपके पास स्मॉल टी वाला दे रखा होता ना टैक्स की रेट, तब तो आप क्या करते 1/1 - MPC और 1 - T में पुट कर देते। लेकिन अब आपको जो फिक्स अमाउंट में टैक्स है वो गिवन है, टैक्स की रेट आपकी इनकम के साथ जो रिलेट करती है वो आपके पास गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर इस टैक्स 100 करोड़ का कोई यूज़ नहीं करोगे। और दूसरी बात, आपको कंजप्शन फंक्शन में वाईडी जो होती है डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम ये वो इनकम होती है जो कि टैक्स में से डिडक्ट होने के बाद आपके पास बचती है। टैक्स रेट डिडक्ट होने के बाद आपके पास बचती है, तो सिर्फ आपने क्या यूज़ करना है, 1/1 - MPC लगाओगे, और 1/1 - MPC आपने लगाई तो 0.75, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.25/100 एंड 100/25। तो यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है टाइम पीरियड पूछा है 4th 5 ईयर प्लान का। तो हमें पता है 3rd 5 ईयर प्लान हमारा फेल हो गया था, उसके बाद प्लानिंग हॉलीडे आई थी। प्लानिंग हॉलीडे 1966 से 69 तक चली थी। तो 1969 से आप देखिए कौन से ऑप्शन में गिवन है, 1 अप्रैल 1969 से 1974 तक ये चली थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। आपसे क्वेश्चन नंबर
73 के अंदर क्या पूछा गया है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है, ये आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया सीधा कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनुअल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो, और अपॉन में एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी में कितना इंक्रीज आया और आपकी कैपिटल में आपकी कितनी इंक्रीमेंट आई। तो आपने क्या लगाना है यहाँ पर जीडीपी क्या होती है, आपका आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे कि इंक्रीमेंट इन कैपिटल एंड इंक्रीमेंट इन जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आपकी हम कह सकते हैं कि इनकम। तो यहाँ पर पूंजी में होने वाली वृद्धि और क्या आएगा, उत्पादन में होने वाली वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपसे करेक्ट वाला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनका आपको 5 ईयर प्लान बोला है कि इंडिया में 1951 में स्टार्ट हुआ, चाइना में 1953 में, एंड उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 1956 में। तो आप लोगों को मैं बताऊं, इंडिया का 5 ईयर प्लान 1951, पाकिस्तान का 1956 एंड चाइना 1953। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बोला गया है कि अर्लियर 1980 पर कैपिटल ऑफ दिस कंट्री वर वेरी कंपेरेबल एंड नियरेस्ट टू ईच अदर। यहाँ पर ये बोला कि 1980 के दौरान ना इन तीनों ही कंट्रीज़ की जो पर कैपिटल इनकम थी वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक थी और कंपेयर आप आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम बात करें, इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम जो थी यूएस डॉलर में $267 के आसपास थी, चाइना की उस टाइम 190 कुछ समथिंग थी, मतलब पाकिस्तान की भी इसके आसपास थी। तो 190 में इनकी पर कैपिटल इनकम तीनों की एक दूसरे के नज़दीक थी, और हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन इन दोनों की कंट्रीज़ की पर कैपिटल इनकम में करते थे। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके पास गिवन राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर आप बोलोगे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन मिनिमम जो स्पॉट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, अगर गवर्नमेंट उसको अबव डिसाइड कर दे मार्केट प्राइस से, तब क्या होगा। हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया मार्केट प्राइस जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ये कहती है कि मिनिमम स्पॉट प्राइस जो कि एक किसान को मिलना ही चाहिए, वो गवर्नमेंट कह देती है कि इस मार्केट प्राइस से मैं क्या रखूँगी, ऊपर रखूँगी। मान लो गवर्नमेंट आके ये फ्लोर लगा देती है। क्या लगा देती है, ये इसको बोलते हैं फ्लोर। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक फ्लोर लगा दिया। तो इस फ्लोर में क्या है, इस फ्लोर के टाइम पर क्या हो रहा है, तो आप देखो आपके पास सप्लाई तो है ज़्यादा, डिमांड है कम। यहाँ पर यही तो हो रहा है, ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी। तो आपको क्या समझ आया कि जब गवर्नमेंट मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस डिसाइड हो रहा है उससे ज़्यादा एमएसपी को डिसाइड कर देती है, एक फ्लोर लगा देती है। तो हमें क्या पता लगा, इफेक्टिव प्राइस का एक फ्लोर लग गया। और आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड को पढ़ो, इफेक्टिव प्राइस का तो आप पर फ्लोर लग गया और एक्सेस आपके पास हो गई सप्लाई। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस आपके पास सप्लाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन 76 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न ये समझ आता है हमें कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी वो पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 76 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अपार्ट फ्रॉम द चेयरपर्सन, अच्छा फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वित्त आयोग के बारे में बोल रहा है वो,
कि उसके चेयरपर्सन को छोड़ दो, इस कमीशन में 4 मेंबर होते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन में मेनली 5 मेंबर होते हैं, एक उसका चेयरपर्सन और 4 जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल अगर हम कहें तो करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो डिटरमाइन करती है लीगली क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन। ये स्टेटमेंट भी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वही ये डिसाइड करती है कि जो मेंबर्स होते हैं इनकी क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की कमीशन के क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फिर आपको बोला है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक कैंपेन था जो 1958 में चाइना ने लॉन्च किया। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये चाइना का कैंपेन ही था जो कि चाइना ने 1958 में लॉन्च किया था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ इनिशिएटेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मैसिव स्केल। इसका मोटिव यही था या रोल यही था कि सरकार चाहती थी औद्योगिकरण करना ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पर। तो चाइना की गवर्नमेंट 1958 में ही ये सोच रही थी कि हमें लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ऐसा करना है जो रूरल सेक्टर में भी हो और अर्बन सेक्टर में भी हो। मतलब जो उद्योग खुले वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र किसी एक क्षेत्र में ना खुले, दोनों में मैसिव स्केल पर खुले। तो यहाँ पर बोली गई दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट के साथ जाओगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका वही है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इससे पूछा गया है। पहली ऑप्शन को पढ़ो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या बोल रहे हैं, एक डिस्क्रिशनरी मेजर है जो कि अंडरटेकन की जाती है अथॉरिटी द्वारा टू इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। कि मौद्रिक नीति जो है कि जो संस्था है वो मुद्रा की लागत को प्रभावित करेगी और मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी से हम करते क्या हैं, मनी की कॉस्ट को कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, एक्सपेंड करना है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी राइट। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, रेपो रेट इज अ लॉन्ग टर्म वेयर बैंक रेट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर। ये रोंग है क्योंकि बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क क्या है, बैंक रेट होती है हाई, रेपो रेट होती है थोड़ी कम। और बैंक रेट क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं लेकिन बिना कोलेट्रल के, मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया, बैंक रेट का जो संबंध है वो जो है लॉन्ग रन से है और जो रेपो रेट होती है वो शॉर्ट रन से है। और इस सेकंड स्टेटमेंट में दोनों बात उल्टी बोली गई हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक स्थिर संपत्ति है उसको आप बेच रहे हो किसी को, आपने सेल कर दिया, एंड आप बोरो ले रहे हो किसी से। दोनों चीज़ आप समझो, पहले तो आपके पास एक असेट्स थी, आपने उसको बेच दिया, आपको पैसा मिलेगा। आपने बोरो किया, कहीं से उधार लिया, तब भी आपको पैसा मिलेगा। तो आपके पास सब कुछ क्या आया है। तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट हुई क्योंकि कैपिटल इन नेचर है, आपने उधार लिया है, उधार आपने कुछ सालों के लिए लिया होगा और आपने असेट्स बेची है। तो यहाँ पर आपकी आएगी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। फिर आपसे यही पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि SLR इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट इन कैश रिजर्व्स और गोल्ड बाय कमर्शियल बैंक विद RBI। कि SLR का मतलब है
कि बैंक को अपनी डिपॉजिट्स का और अपने रिजर्व्स का कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ता है। सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि SLR वो रेशो होता है जो कि हर एक बैंक, उसके पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो अपने पास इन डिपॉजिट्स के रूप में या गोल्ड के रूप में कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ना कि कमर्शियल बैंक के पास नहीं, RBI के पास। CRR होती है, CRR में हमें RBI के पास रखना होता है। SLR रेशो जो होता है हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है और अपने पास अमाउंट रखना होता है। तो यहाँ पर बोली गई बात बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? इंक्रीज इन SLR, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं अपनी SLR को तो रिड्यूस हो जाएगा लोनेबल फंड एंड कंट्रोल मनी सप्लाई। ये बात सही है। अगर SLR बढ़ जाएगी, मान लो पहले अपने डिपॉजिट्स का बैंक को अपने पास 20% रखना था, अब उन्हें 40% रखना है। अब क्या हो जाएगा? लोन लेना महंगा हो जाएगा। यही तो बात बोला, लोन लेना महंगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोग लोन कम लेंगे और जिसकी वजह से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली बात गलत है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ओनली बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स ओवर एस्टिमेट प्राइस राइज। प्राइस राइज को कौन सा जो इंडेक्स है ओवर एस्टिमेट कर देता है? तो आपको पता है करंट ईयर में जो प्राइजेस वगैरह होते हैं, प्राइस में जो राइज होता है उसका संबंध पार्शियल इंडेक्स से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स जो है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। हमारे जो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। एग्रीगेट मनी रिसोर्स जो होते हैं ना, मॉनेटरी रिसोर्स, इसमें M1 भी आएगा, M2 भी आएगा, M3 भी आएगा, M4 भी आएगा। तो इसके अंदर आप देखोगे M1, M2, M3, M4 में ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम कहेंगे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक सभी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चंस हैं बीच में आपके यहाँ पर 82 तक हो गए, 83 से लेकर 94 या 5 तक जो क्वेश्चन है आपके टीचिंग के हैं। तो हम क्या करेंगे, ये टीचिंग वाले हैं, मतलब जो आपके टीचिंग से रिलेटेड आए होंगे या पेपर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ के हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है, पेपर तो हो गया, इसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या पैटर्न रहेगा हमें इस चीज़ को समझना है। तो इसीलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।